तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक माफ़ी। कई लोगों ने आप में से मेल लिखकर मुझे अगर मेरी गलती की तरफ ध्यान दिलाया। पिछले 2-3 दिनों में कई बार मैं सचिन वाजे, जो कि असल में API हैं, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मुंबई के, मैंने उनको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कई बार कहा, तो वो मेरी गलती है, कई बार हो जाता है। तो वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नहीं बल्कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है। अब आज की कहानी पर आते हैं। जब एंटीलिया केस में जो स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का नाम आया और फिर मनसुख हिरेन की लाश 7 मार्च को मिली, मुमरा क्रीक के किनारे पानी और कीचड़ में लथपथ, तब एक बात कही गई थी। आज की कहानी को इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो जब मनसुख हिरेन की लाश मिली तो ये कहा गया कि जिस जगह पे ये शक है कि उनको मारकर फेंका गया था, उस जगह पे अमूमन जिस वक्त मारकर फेंका गया, जो वक्त होता है वो वहाँ पे हाई टाइड का होता है। मतलब हाई टाइड आता है समंदर में और फिर पानी की लहरें बड़ी तेज़ होती हैं। तो कातिल को ये शायद कहीं ना कहीं एहसास था, अंदाज़ा था कि लाश जो है हाई टाइड में बहकर बहुत दूर चली जाएगी और शायद कभी ये लाश मिले ही नहीं। ये कातिल का अंदाज़ा था। गड़बड़ ये हुई कि उस दिन हाई टाइड आ ही नहीं, और हाई टाइड ना आने की वजह से पानी का फ्लो, पानी का बहाव बहुत स्लो था, सुस्त था, और लाश जो है मनसुख हिरेन की वहीं आसपास में रह गई और फिर कीचड़ और किनारे लगकर अटक गई। और 7 मार्च बल्कि 5 मार्च की बात है, 6 मार्च की सुबह उनकी लाश बरामद हो गई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कातिल का मकसद ये था कि मारने के बाद इस तरीके से लाश को फेंकना कि हाई टाइड में बहते हुए वो दूर समंदर में कहीं चले जाए और फिर ज़िंदगी में कभी वो लाश ना मिले, यही मकसद था, तो ऐसी ही कहानी लगभग 18-19 साल पुरानी है। एक ऐसी लाश की जो 18 साल से आज तक नहीं मिली। घर वाले आज भी ढूंढ रहे हैं और अब उम्मीद भी कम है कि वो लाश मिलेगी। और इत्तेफाक से इस लाश का रिश्ता भी जो है वो इन्हीं असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे से जाकर जुड़ता है। चूँकि अभी सचिन वाजे की बीवी ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके पति मनसुख हिरेन के कत्ल के पीछे सचिन वाजे का हाथ है, लेकिन ये तफ्तीश की बात है। पहले से जब तक कोर्ट में कोई गिल्टी नहीं हो जाए आप उसको अपराधी या मुजरिम नहीं कह सकते। तो ये इल्ज़ाम है, जांच की बात है, जांच का विषय है। लेकिन ये कहानी आज आपको इसलिए सुनानी ज़रूरी है क्योंकि सचिन वाजे की पूरी हिस्ट्री को जानने के लिए हमें 2002 और 2003 की वो कहानी को जानना ज़रूरी है। बात 2002 की है, दिसंबर की है, 2 दिसंबर 2002। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर बेस्ट की एक बस खड़ी हुई थी, BST की, और उस बस में धमाका हो गया। 2 दिसंबर 2002 घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर एक बस में धमाका होता है। इस धमाके में 2 लोगों की मौत होती है और करीब 50 मुसाफिर जो उस बस में बैठे हुए थे और जो कुछ आसपास खड़े थे वो घायल हो जाते हैं। इस धमाके को भी आतंक से जोड़कर देखा जाता है। इसके बाद इस मामले की तफ्तीश की जाती है। तब सचिन वाजे मुंबई क्राइम ब्रांच में पोस्टेड थे और करीब करीब उनको सर्विस को 14 साल हो गए थे। इस दौरान में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कई जो उनकी टीम के थे उनके साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर को अंजाम दिया था। टीवी पे, अखबारों में उनकी तस्वीरें भी आया करती थी। मतलब सचिन वाजे एक नाम हो चुका था। तो इससे धमाके के बाद फिर मामले की जांच होती है। क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही होती है और इसी जांच के सिलसिले में 25 दिसंबर को इस धमाके के 23 दिन के बाद 4 लोगों को उठाया जाता है। और भी अलग अलग लोगों को उठाया गया, लेकिन 25 दिसंबर को 4 लोगों को उठाया जाता है, जिनमें एक डॉक्टर था और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम था ख्वाजा यूनुस, उस्मान यूनुस। तो पूरा नाम तो ख्वाजा यूनुस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पढ़ा लिखा, अच्छे घर से, और इत्तेफाक से दुबई में उसकी नौकरी लग गई थी। दुबई में वो जॉब कर रहा था। लेकिन दिसंबर में नए साल चूँकि करीब था, अपने फैमिली के साथ मनाने के लिए छुट्टी लेकर ख्वाजा यूनुस मुंबई आता है और मुंबई में रह रहा था। इत्तेफाक से उसके आने से पहले 2 दिसंबर को ये धमाका होता है और 25 दिसंबर को इस धमाके के बाद क्राइम ब्रांच के लोग 4 लोगों को उठाते हैं, जिनमें एक डॉक्टर, 2 और लोग थे
और एक ख्वाजा यूनुस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके बाद इन लोगों से पूछताछ शुरू होती है। इस पूछताछ के बाद इन लोगों को घाटकोपर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहीं रखा जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। 7 जनवरी 2003, चूँकि 25 दिसंबर को उठाया गया, लगभग एक हफ्ते 31 का दिसंबर का उधर महीना आता और फिर 7 इधर, 2 हफ्ते के बाद 7 जनवरी 2003 को अचानक क्राइम ब्रांच एक रिपोर्ट लिखाती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि वो ख्वाजा यूनुस और 2 और लोगों को लेकर केस की जांच के सिलसिले में औरंगाबाद जा रही थी। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट का फ़ायदा उठाकर ख्वाजा यूनुस भाग गया। ये एक रिपोर्ट लिखाई जाती है। अब अजीब सी बात थी कि पुलिस कस्टडी में घाटकोपर ब्लास्ट के 4 आरोपी, उनको लेकर औरंगाबाद जाना और उसके बाद एक्सीडेंट का होना और फिर एक्सीडेंट के बाद एक ख्वाजा यूनुस का गायब हो जाना, भाग जाना, ये सारी चीज़ें शक पैदा कर रही थी। लेकिन क्राइम ब्रांच वाले ने डिटेल में बताया कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट था जो औरंगाबाद में, वहाँ पे यह हादसा हुआ और उसके बाद वो भाग गया। तो इस सिलसिले में एफआईआर भी लिखी गई। लेकिन ख्वाजा यूनुस के घर वालों को शुरू से ही डाउट था। एक तो उनका ये था कि उनका बेटा बेकसूर था, वो दुबई में नौकरी करता था, इस धमाके से उसका कोई लेना देना नहीं, उसका कोई पास्ट भी ऐसा नहीं था, किसी बैड एलिमेंट, आतंक या क्रिमिनल के साथ उसकी दोस्ती का भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। एक पढ़ा लिखा शरीफ घर का लड़का और दुबई से आता है छुट्टी मनाने और अचानक पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और फिर उसके बाद पुलिस की कस्टडी में ही पुलिस कहती है कि वो भाग गया और उसका कोई सुराग नहीं मिलता। तो 7 जनवरी को पुलिस ये रिपोर्ट लिखाती है उसके गायब होने की और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चलता। शायद ये मामला कुछ आगे बढ़ता नहीं, कुछ और भी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन अचानक एक सनसनीखेज खुलासा होता है और ख़ुलासा ये है कि जो पुलिस ये कहती है कि जब वो औरंगाबाद जा रहे थे और एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद वो भाग गया और उसके साथ 2 और लोग थे, उन 2 और लोगों में से एक और एक्यूज था इसी केस में, क्राइम ब्रांच ने ही पकड़ा था, जिसका नाम था डॉक्टर मतीन। डॉक्टर मतीन ने यह बयान दिया कोर्ट में कि दरअसल ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो भागा नहीं, बल्कि 6 जनवरी की ही बात है और उससे पहले 25 दिसंबर से चूँकि इन लोगों को घाटकोपर पुलिस में रखा गया था कस्टडी में, तो पुलिस वाले लगातार टॉर्चर कर रहे थे सभी को और ख्वाजा यूनुस को बहुत बुरी तरह से लॉकअप में टॉर्चर किया गया। मतीन एक विटनेस था, उसने बताया कि उसने 5 जनवरी की रात को बहुत चीख पुकार की आवाज़ सुनी ख्वाजा यूनुस की और उसे पुलिस वालों ने इतना मारा कि वो खून की उल्टियाँ कर रहा था। तो मतीन के हिसाब से ख्वाजा यूनुस की मौत कस्टडी में 6 जनवरी को ही हो गई थी 2003 को। उसकी मौत को छुपाने के लिए फिर सारी ये साजिश रची गई कि उसे औरंगाबाद ले जाया जा रहा था, उसके बाद वो गायब हो गया और बाकी चीज़ें, लेकिन कुछ हुआ नहीं तब भी। इस दौरान में ख्वाजा के घर वाले हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और हाई कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हमारे बेटे को ऐसे ऐसे पुलिस कस्टडी में मार दिया गया है, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो। तब हाई कोर्ट का डायरेक्शन आता है और कहा जाता है इस मामले की जांच की जाए। उसके बाद 7 जनवरी 2003 को गायब हुआ ख्वाजा यूनुस, एफआईआर लिखी गई। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना यूं ही बीता। मई 2003 में ये केस सीआईडी को सौंपी जाती है, मुंबई के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को, और अब सीबीआई इस मामले की जांच करती है, सीआईडी। लेकिन सीआईडी भी जो जांच करती है उसके बाद कोई उसमें खुलासा नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती। तब 7 महीने बीत जाते हैं। इधर माँ बाप लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं इंसाफ के लिए, अपने बेटे को ढूंढने के लिए, और इसी दौरान में वो बॉम्बे हाई कोर्ट भी जाते हैं, ये भी मांग करते हैं मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए क्योंकि सीआईडी भी कुछ नहीं कर रही है। तब बॉम्बे हाई कोर्ट फिर से दखल देता है इस मामले में और सीआईडी को हड़काता और कहता अब अपनी जांच पूरी कीजिए और पता लगाइए कि इसमें है क्या। और तब सीआईडी फिर हरकत में आती है। उसके बाद भी वक्त लगता है। 25 फरवरी 2004 यानी कि ख्वाजा यूनुस के गायब होने के 13 महीने के बाद सीआईडी की टीम पहली बार हाई कोर्ट को बताती है कि उन्हें कुछ एविडेंस मिला है इस केस में और
उन्हें लगता है कि ख्वाजा यूनिस के गायब होने में सचिन वाजे और उनके साथ 3 और पुलिस वाले जो मौजूद थे वो थे। हालांकि बाद में पुलिस वालों की तादाद बढ़ती गई, लेकिन शुरुआत में इन 4 लोगों का नाम लिया गया। और इसके बाद पुलिस कहती है कि उसके पास, सीआईडी कहती है कि इनके पास ये सारे सबूत हैं। तब सचिन वाजे को पहली बार कोर्ट के आदेश पर सीआईडी गिरफ्तार करती है। 3 मार्च 2004 को सचिन वाजे और 3 पुलिस वाले को ख्वाजा यूनुस की मौत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है, कि कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है कि पुलिस हिरासत में इसकी मौत हो गई है, और इन सभी को ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इसके बाद मामला ये कोर्ट पे चलता है, लेकिन इसमें भी आगे भी कुछ नहीं होता, जबकि सीआईडी ने सब कुछ इतना कहा। तब फिर कोर्ट, और इससे पहले भी सीआईडी कह तो रही है कि उसे कुछ चीज़ें हैं लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है। तब जो डॉक्टर मतीन, जो एक को एक्यूज था, उसने जब बयान दिया कि उसने देखा कि 5 जनवरी 2002 को किस तरीके से पीटा गया था ख्वाजा यूनुस को, खून की उल्टियाँ हुई, इसके बाद से मौत हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट का डायरेक्शन ये आया कि आप जो मतीन ने स्टेटमेंट दिया, आप इसी को एफआईआर में कन्वर्ट कीजिए, और तब उसको एफआईआर में दर्ज किया जाता है। उसके बाद सीआईडी की जांच की गति बढ़ती है, और फिर उसके बाद सीआईडी जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है। मार्च 2004 में सचिन वाजे और 3 पुलिस वाले को गिरफ्तार करती है, लेकिन 2004 में ही गिरफ्तारी के कुछ महीने के अंदर अंदर ये सारे ज़मानत पर बाहर भी आ जाते हैं। बाद में इसमें कुल 14 पुलिस वालों को दोषी माना जाता है, और इन सभी के खिलाफ 302 मर्डर और एविडेंस डिस्ट्रक्शन, सबूत के साथ छेड़छाड़, उन्हें मिटाना, ये मामला दर्ज किया जाता है। अब ये मामला चलता रहा, कोर्ट में हो गया, मान भी लिया, लेकिन लाश नहीं मिलती है। इधर माँ बाप ख्वाजा यूनुस के ये कहते हैं कि इस मामले में करीब 18 पुलिस वाले हैं, उन सब के भी नाम दिए जाएं, क्योंकि शुरू में 4 में दिए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट मना कर देती है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ख्वाजा यूनुस के मौत के पीछे करीब 16 से 18 पुलिस वाले हैं। ये अर्ज़ी उन्होंने 2004 में दी, आज 2021 है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज किया था, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है कि इसमें एग्जैक्ट कितने पुलिस वालों को के ख़िलाफ़ मुकदमा चला जाए, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2004 में सीआईडी ने गिरफ़्तार किया। 2004 में सीआईडी ने कहा कि ख्वाजा यूनुस अब ज़िंदा नहीं है और उसको मार दिया गया है, लेकिन उसकी लाश कहाँ है वो आज तक नहीं मिली है। लेकिन कमाल देखिए कि उसके बावजूद इस मुकदमे की पहली सुनवाई 2017 में हुई। 14 भी नहीं बल्कि 2004 का मामला है। 13 साल तक ये मामला यूं ही लटका रहा, ख्वाजा यूनुस की मौत का, जिसको एक बॉम्ब ब्लास्ट के सिलसिले में एक्यूज़ बनाया गया था। और यहाँ ये आपको बता दूं कि इस दौरान में उस घाटकोपर में बस के अंदर जो धमाका हुआ, जिसमें 2 लोग मरे और 50 घायल हुए, उसका मुकदमा अलग चला पोटा के तहत विशेष अदालत में। और उस फैसले मुकदमे में उन 4 में से 3 लोगों को रिहा कर दिया गया, जिनको ख्वाजा यूनुस के साथ पकड़ा गया था, जिनमें एक डॉक्टर मतीन भी थे। इन लोगों को ये इसलिए रिहा कर दिया गया क्योंकि इनका कहना था कि पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। चौथी रिहाई, चूँकि ख्वाजा यूनुस जिंदा ही नहीं बचा, वो पुलिस कस्टडी में ही मार दिया गया। अगर ज़िंदा होता तो वो भी इन तीनों के साथ बरी होता, इसलिए कि इन 4 को एक साथ पकड़ा गया था, एक ही जुर्म के लिए पकड़ा गया था और कोई सबूत नहीं मिला। तो इस दौरान में लोअर कोर्ट ने उधर उन तीनों को छोड़ दिया जो ख्वाजा यूनुस के साथ पकड़े गए, लेकिन ख्वाजा यूनुस की मौत जो पुलिस कस्टडी में हुई, वो 13 साल तक अदालत की दहलीज पर जाने का इंतज़ार करती रही। 2017 में पहली बार इस मामले की सुनवाई हुई, उसके बाद बयान हुआ पहला, और फिर उस बयान के बाद 1 साल के बाद फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। 2018 आ गया। 2018 में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, जो महाराष्ट्र सरकार के वकील थे, उनको अचानक हटा दिया गया, ये कहकर कि ये कई केस अपने आप कोर्ट में ले जाकर चले जाते हैं। और ये वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे जो इस केस की सच्चाई तक पहुंच रहे थे, जिसमें काम कर रहे थे, लेकिन उनको बीच में हटा दिया गया। अब उनके हटाने के बाद पूरा 2018 के बाद 19 ये केस यूं ही लटका रहा। इस दौरान में 2020 आ गया। मार्च के बाद देश भर में लॉकडाउन और कोरोना, पूरा 20 निकल गया। उसके बाद अब हम 21 में हैं। तो 2002 में एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत होती है। 2003 में उस सिलसिले में सचिन वाजे और उनके साथी को गिरफ्तार किया जाता है। 2004 में बाकायदा आरोप पत्र दाखिल होता है, और उसके बाद आज करीब
17 साल हो गए। 17 साल में इस मुकदमे की शायद ढंग से 5 सुनवाई भी नहीं हुई है। ढंग से 17 साल में आप अंदाज़ा लगाइए। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात है। और 18 साल हो गए, बल्कि 18-19 साल ख्वाजा यूनुस को गायब हुए हुए। ये कागज़ पे है, सीआईडी की अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उस पे है, जो कोर्ट में चार्जशीट है उसमें है कि ख्वाजा यूनुस की 6 जनवरी 2003 को ही मौत हो गई। जो विटनेस उनके साथ को अक्यूज, उन्होंने कहा बहुत बुरी तरह मारा, उनकी उल्टियाँ की, उसके बाद ही उसकी हालत ऐसी ख़राब थी कि बचने की उम्मीद नहीं थी। उसके बाद मौत हो गई, लेकिन दिखाया गया कि वो फ़रार हो गया है पुलिस कस्टडी से। लेकिन 18 सालों में ख्वाजा यूनुस की लाश कहाँ है, ये आज तक उनके माँ बाप को नहीं मिली, ना पुलिस को मिली। जो शुरुआत की थी मैंने आपसे कि जब एंटीलिया केस में स्कॉर्पियो कार के ऑनर मनसुख हिरेन की लाश मिली तो वो मुमरा क्रीक के किनारे कीचड़ और पानी के करीब मिली। और अगर उस दिन 5 मार्च की रात को हाई टाइड होता तो 100% ये तय था कि उस जगह पे मनसुख हिरेन की लाश नहीं मिलती। वो लाश बहकर नामालूम समंदर के कहाँ जाकर सीने में दफन हो जाती। और अगर मनसुख हिरेन की लाश न मिलती तो फिर अंदाज़ा लगाइए कि उनकी गुमशुदगी का राज क्या होता, क्योंकि बात 18 साल से ख्वाजा यूनुस की लाश नहीं मिली है। और इत्तेफाक की बात है कि इन दोनों केसों से सीधा रिश्ता सचिन वाजे का है। पहले केस ख्वाजा यूनुस के मामले में वो अक्यूज़ड हैं, आरोपी हैं, अभी मुकदमा चलना है। मनसुख हिरेन की अभी मौत की सच्चाई सामने आनी बाकी है, लेकिन इल्ज़ाम उन्हीं की तरफ लगाए जा रहे हैं। तो अभी तक ख्वाजा यूनुस के केस की सुनवाई तक नहीं हुई लोअर कोर्ट में। उनके माँ बाप लगातार अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। हाँ, इस बीच में हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला बहुत अच्छा दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पुलिस ने ख्वाजा यूनुस को उठाया, जिस तरीके से उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई और जिस तरह से वो पढ़ा लिखा लड़का एक नौकरी कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो अगर वो इतने साल नौकरी करता तो वो कितने पैसे कमाता, कितनी सैलरी होती। तो फ़िलहाल उस वक्त जितने दिन तक उसको गायब हुए हुआ था, उस वक्त में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और कहा कि 20 लाख रुपए ख्वाजा यूनुस के घर वालों को दिया जाए। और वो पैसे ख्वाजा यूनुस के घर वालों को दिए गए। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिलवाया। लेकिन आज भी ख्वाजा यूनुस के घर वालों को इंसाफ नहीं मिला। उसकी वजह एक ये है कि जो लोग आरोपी थे, 17 साल में मुकदमे की सुनवाई ही नहीं हुई। उल्टे 2020 जून में सचिन वाजे को वापस मुंबई पुलिस में ज्वाइन कर लिया गया कोरोना के नाम पर, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे मुंबई पुलिस के लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, बहुत सारे बीमार हैं, फोर्स की कमी हो गई है। तो ऐसे में फोर्स को की क्षमता को बढ़ाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस वालों की ज़रूरत है। बहाली आप नहीं इतनी जल्दी कर नहीं सकते। तो आप जो पुराने जो दागी हैं, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, जिनको सस्पेंड किया हुआ है, उन्हीं से काम चला लीजिए। उसी खेप में सचिन वाजे और इसी ख्वाजा यूनुस की कस्टोडियल डेथ में शामिल बाकी पुलिस वालों को 6 जून 2020 को बहाल कर लिया गया और सचिन वाजे को वापस क्राइम ब्रांच में भेजा गया था। उसी क्राइम ब्रांच में, जिस क्राइम ब्रांच में रहते हुए 2002 में उन्होंने ख्वाजा यूनुस को उठाया और 2003 में उसकी मौत हुई। तो ये सारी चीज़ें महज इत्तफाक हैं। करीब 16 साल तक पुलिस फोर्स से बाहर रहने के बाद, सस्पेंड रहने के बाद सचिन वाजे का 2020 में ही जून में वापस लौटना और फिर मार्च में ही उनका वापस गिरफ्तार होना। क्योंकि सचिन वाजे का कमाल देखिए, अजीब इंसिडेंट, मतलब कोई इंसिडेंट कहिए क्या कहिए। पहली बार सचिन वाजे 3 मार्च 2003 को गिरफ्तार हुए थे, बल्कि 3 मार्च 2004 को, 4 मतलब 17 साल पहले तारीख थी 3 मार्च। और 17 साल बाद अब फिर मार्च का महीना है और अभी लास्ट सैटरडे, आज ट्यूसडे है, 16 तारीख है, तो करीब शायद 13 मार्च था ये। तो 3 मार्च को 2004 में गिरफ्तार हुए, उसके बाद फिर मार्च का महीना आया। मार्च का महीना शायद उनके लिए बड़ा अपशगुन है। दूसरी बार गिरफ्तार हुए और इस बार भी एंटीलिया केस तो है ही है, लेकिन मनसुख हिरेन की मौत के जांच के रडार से भी अभी वो बचे नहीं हैं। तो ये अजीब इत्तेफाक है कि मार्च में पहली बार गिरफ्तारी, मार्च में दूसरी बार गिरफ्तारी, 16 साल तक पुलिस से सस्पेंड, 16 साल के बाद वापस बहाली।
लेकिन ख्वाजा यूनिस की मौत का जो दाग है वो सचिन वाजे के वर्दी पर आज भी है। उस मुकदमे का फ़ैसला होना आज भी बाकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 17 साल हो गए, एक पुलिस हिरासत में हुई मौत अभी लोअर कोर्ट की दहलीज से भी बाहर नहीं निकल पाया। हाई कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, या छोड़ दीजिए। तो अगर 17 साल तक फैसला तो छोड़िए, 4 से 5 से ज़्यादा सुनवाई नहीं हो पाई है, तो ये हमारे सिस्टम की तरफ भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। तो ख्वाजा यूनिस जिनकी 2003 में मौत हुई थी, 2002 में पकड़ा गया था, उसके बाद वो गायब थे। ये और उनका रिश्ता सचिन वाजे जो उस वक्त क्राइम ब्रांच में थे, और आज फिर कहानी सचिन वाजे की। अब इसमें इस कहानी से तो नहीं, लेकिन इसके आगे एक चीज़ और भी है कि एनआईए जो इस मामले की जांच कर रही है उसने एक सीसीटीवी फुटेज निकाला है एंटीलिया के बाहर से, और उस सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स पीपीई सूट पहनकर जाता हुआ दिखाई देता है। एनआईए को शक है कि ये जो पीपीई सूट पहना हुआ शख्स है ये कोई और नहीं, सचिन वाजे। कोरोना काल में कोई भी पीपीई सूट पहनकर सड़क पर निकले या चेहरा मास्क से ढका रहे तो आजकल कोई हैरत की बात होती नहीं, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी ज़रूरी है। तो पीपीई सूट का अगर वाकई वो सचिन वाजे हैं तो बहुत बढ़िया फ़ायदा उठाया, और क्योंकि उनकी पहचान भी नहीं हो पाई, अब एनआईए ने इस सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है, ये पता करने के लिए, क्योंकि चेहरा तो दिख नहीं रहा, किसी जो पीपीई सूट में पहन के शख्स जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है, चल रहा है, उसकी चाल, उसकी वॉकिंग जो पैटर्न है, किस तरह से वो चलता है, चलते वक्त उसके दोनों हाथ किस तरह से हिलते हैं, उसका दायां पैर बाएं पैर का मूवमेंट क्या है, शरीर का झुकाव किस तरफ होता है, इसे कहते हैं एक वॉकिंग पैटर्न। तो ये वॉकिंग पैटर्न और सचिन वाजा ओरिजिनल कैसे चलते हैं वाजे, उनकी जो बाकी की तस्वीरें और वीडियो हैं, उन दोनों का मिलान कराया जाएगा और देखा जाएगा कि पीपी सूट पहनकर जो शख्स चलते हुए दिखाई दे रहा है उसकी चाल में और सचिन वाजे की चाल में कितना फ़र्क है या कितना मिलता जुलता है। अगर चाल मिल गई, हाव भाव और पैटर्न वॉकिंग जो है वो मिल गया, तो ये क्लियर हो जाएगा कि पीपी सूट के अंदर भी सचिन वाजे थे। तो ये भी उनके लिए ख़तरनाक बात है। दूसरी एक अहम चीज़ ये भी आई इसी केस से जांच जुड़े हुए जो मामला है, लगभग एनआईए ने उस स्कॉर्पियो का राज ढूंढ निकाला है कि 17 फरवरी जब ये गाड़ी चोरी हुई और 25 फरवरी के बीच में ये स्कॉर्पियो कहाँ पार्क थी। बड़ी एक अजीब सी चीज़ इसमें सामने आई जांच में, वो ये कि सचिन वाजे जो इस केस के खुद आईओ थे एंटीलिया के, 25 फरवरी को ये गाड़ी वहाँ रखी गई और उसके 48 घंटे के बाद 27 फरवरी को खुद सचिन वाजे थाने में जिस साकेत हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं वहाँ उन्हीं के टीम के 3 पुलिस वाले जाते हैं और हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन को एक लेटर देते हैं कि हमें एंटीलिया केस की जांच के सिलसिले में इस हाउसिंग सोसाइटी की प्रीमाइसेस की तस्वीरें देखनी है, उसके लिए आपके जो सीसीटीवी सारे कैमरे लगे हुए हैं उसका हमें डीवीआर चाहिए। और वो उनसे दोनों डीवीआर जिसमें करीब 1 महीने के फुटेज हैं, जो सचिन वाजे का घर है वहाँ की तस्वीरें वो क्राइम ब्रांच वाले लेके चले जाते हैं, जो सचिन वाजे की ही टीम के लोग थे। अब सवाल ये है कि सचिन वाजे की उस हाउसिंग सोसाइटी में सचिन वाजे के अलावा ना तो कोई ऐसा पुलिस अफसर रहता है जो इस केस की जांच से जुड़ा है, ना कोई ऐसा सस्पेक्ट रहता है जिसकी तलाश है। रहता कौन है? तो उसी केस का आईओ सचिन वाजे। तो अपने ही घर के, अपनी ही सोसाइटी की सीसीटीवी की तस्वीरें आप क्यों ले गए? आपने डीवीआर क्यों मंगाया? एनआईए को डाउट यही है कि सचिन वाजे को पता चल चुका था कि हाँ, मनसुख हिरेन के साथ उनका रिश्ता आम हो गया है, उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। कल को जांच किसी और एजेंसी के पास गई तो ये सारे उनके घर के सीसीटीवी फुटेज भी मंगाए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक राज छुपा हो सकता है। और वो ये है जो एनआईए को लगता है कि 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक स्कॉर्पियो जिसमें विस्फोटक जिलेटिन रखे हुए थे जो अंबानी के घर के बाहर मिली, वो स्कॉर्पियो कार सचिन वाजे ने अपने ही हाउसिंग सोसाइटी में अपने ही घर में पार्क कर रखी थी। और इसीलिए ये सीसीटीवी फुटेज खुद सचिन वाजे ने अपनी ही टीम के जरिए मंगा लिया। खबर ये भी है कि वो डीवीआर अब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसमें एविडेंस मिटा दिए गए, वरना कोई और वजह नहीं हो सकती कि एक आईओ अपने ही घर के सीसीटीवी फुटेज को मंगाए और लिख के दे लेटर पे कि एंटीलिया केस की जांच के सिलसिले में। अब आईओ के अलावा वहाँ कोई आता जाता नहीं है तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज का कोई मतलब नहीं है। तो राज यही है कि वो स्कॉर्पियो खुद सचिन वाजे के घर में ही पार्क थी। उन्होंने बड़ी हिम्मत की बात है कि आप इतना बड़ा एक साजिश रचने जा रहे हो और वो गाड़ी आप अपने ही घर में पार्क किए हुए, आपको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क हो सकता है, लेकिन उन्होंने पार्क की। दूसरा, उसी गाड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है स्कॉर्पियो की। उस फॉरेंसिक रिपोर्ट की ज़रूरत इसलिए थी, ये पता करना था कि स्कॉर्पियो गाड़ी अगर 17 को चोरी हुई तो उसे खोला कैसे गया। गाड़ी स्टार्ट करने के कई तरीके होते हैं।
आमतौर पे जो पुराना तरीका है वो गाड़ी की जो शीशा है ड्राइविंग साइड में उसके अंदर आप पतली सी कोई स्केल या वो डालकर फिर उसका आप जो बटन है वो आप खोल देते हैं जिससे दरवाज़ा खुल जाता है, या फिर नीचे वायर या बोनेट के ज़रिए वायर के ज़रिए आप उसमें कुछ करते हैं, आप गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, खोल लेते हैं। फोर्सफुली अगर गाड़ी स्टार्ट की गई है ये बड़ा क्लियर पता चल जाता है फॉरेंसिक एविडेंस के ज़रिए। इस स्कॉर्पियो की जांच के बाद ये पता चला कि इस गाड़ी को कहीं से भी फोर्सफुली स्टार्ट करने, दरवाज़ा खोलने, बोनट खोलने की कोई कोशिश नहीं की गई। ये गाड़ी अपनी चाबी से ही स्टार्ट हुई है। तो अब सवाल ये है कि जब गाड़ी चोरी हुई तो चोर के पास चाबी कहाँ से आई? क्या मनसुख हिरेन ने खुद चाबी दी? और इससे एक बात ये भी साबित होती है कि कहीं ना कहीं मनसुख हिरेन ने भी जो गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट लिखाई है वो रिपोर्ट शायद झूठी है। अब ये रिपोर्ट उन्होंने किसके कहने पे लगाई? क्या दबाव में थे या इस साजिश के बारे में उन्हें जानकारी थी? ये सब अब धीरे धीरे सामने आएगा। तो ये इसकी अपडेट थी। और ख्वाजा यूनुस की आपको मैंने कहानी इसलिए कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था, और मैंने एक दिन शायद ये जब पहली बार ये कहा था ख्वाजा यूनुस को मैंने एक अंडरवर्ल्ड से जोड़ दिया था, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो पूरी जानकारी नहीं थी मुझे, तो शायद वो गलती हो गई। मैंने ख्वाजा यूनुस के बारे में यही है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुबई में काम करने वाले, और यहाँ पर केस सॉल्व करने के नाम पे कई बार जो पुलिस करती है उसी में बेकसूर लोगों को उठाया, क्योंकि कोर्ट उनके साथ पकड़े बाकी 3 लोगों को ऑलरेडी बरी भी कर चुकी है। तो ये थी कहानी आज। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।